सभी को नमस्कार। आज हम करेंगे कि पेपर कैसे अटेम्प्ट किया जाए, है ना। इकोनॉमिक्स का पेपर है, उसमें 1 नंबर के प्रश्न आएंगे, 3 नंबर के प्रश्न आएंगे, 4 नंबर वाले और 6 नंबर वाले। ठीक है। सबसे पहले हम 1 नंबर वाले प्रश्न की बात करते हैं, फिर हम बाकी प्रश्नों की बात करेंगे। जो 1 नंबर के प्रश्न आते हैं ना, उनका आंसर एक सेंटेंस में या एक वर्ड में या मल्टीपल चॉइस है, तो जो आपका आंसर बनता है वो पूरी लाइन, ठीक है, उसमें होना चाहिए। ठीक है। कई बार क्या होता है, मल्टीपल चॉइस में बच्चा ए लिख देगा, बी लिख देगा। पूरी लाइन उतारनी होती है बेटा। जैसे मान लीजिए आपका बी आंसर बना किसी क्वेश्चन का या सी आंसर बना, तो सिर्फ सी नहीं लिखेंगे, सी के बाद भी जो लाइन लिखी हुई होगी ना, वो पूरी लाइन आपको उतारनी होगी। ठीक है। सी लिख के वो पूरा आंसर आपने उतारा, जो भी आपका उत्तर है ए बी सी डी में से आपने पूरे, जो भी आपका आंसर है पूरा उतारा। दूसरा, अगर आपसे परिभाषा पूछी गई है तो आप परिभाषा पूरे सेंटेंस के रूप में लिखेंगे। अगर आपसे एक ही वर्ड में आंसर पूछा गया है, जैसे क्वेश्चन आ जाए कि भारत में आर्थिक सुधार कब हुए, तो इसमें लंबा लिखने की जरूरत नहीं, सीधा 1991 में, वर्ष 1991 में, है ना। एक एक नंबर के प्रश्न में ना, इस बार सीबीएसई ने नई चीज़ शुरू की है। 2 स्टेटमेंट लिखी मिलेंगी आपको, असर्शन एंड रीज़न। असर्शन मतलब अभिकथन, एक स्टेटमेंट है, एक लाइन है, और दूसरा जो स्टेटमेंट होगा वो उसका रीज़न होगा। अब ज़रूरी नहीं कि वो रीज़न हो, वो 2 स्टेटमेंट दी हैं अलग अलग। आपको ये देखना है सबसे पहले कि ये स्टेटमेंट दोनों ठीक हैं भी कि नहीं। अगर वो स्टेटमेंट ही ठीक ना हो तो आपने लिख देना है, एक ऑप्शन दिया हुआ मिलेगा कि ये स्टेटमेंट ठीक है और ये स्टेटमेंट ठीक नहीं है, तो वो आपका आंसर बन जाएगा। अगर दोनों स्टेटमेंट अपने आप में अलग अलग करेक्ट हैं, एक स्टेटमेंट दी है वो करेक्ट है, दूसरी स्टेटमेंट दी है वो भी करेक्ट है। अब देखना है दूसरी पॉइंट आपको कि क्या पहली वाली स्टेटमेंट का रीज़न दूसरी स्टेटमेंट बनता है, दूसरी लाइन बनता है। अगर बनता है तो आपका आंसर करेक्ट है। तो अब आप उसके, वो भी एक ऑप्शन दिया मिलेगा, ए और बी कथन सत्य हैं और बी ए का कारण है, लिखा हुआ होगा, उस ऑप्शन को आप पकड़ लेना। अगर आपका बी पॉइंट सेकंड स्टेटमेंट रीज़न नहीं है, तो ये भी एक ऑप्शन लिखा होगा, ए और बी कथन सत्य है लेकिन बी कथन ए कथन का कारण नहीं बनता है। ठीक है। तो सब बच्चे सबसे पहले ये ध्यान दें कि क्या स्टेटमेंट करेक्ट है भी कि नहीं, और करेक्ट है तो क्या बी के कारण ए हुआ है, ए परिणाम है और बी इसका रीज़न है, और या फिर ए रीज़न है ना, ए स्टेटमेंट है, बी उसका रीज़न नहीं है। आपके सैम्पल पेपर में बहुत अच्छे 3 उदाहरण दिए हुए हैं, वो आप एक बार करके देख लेना। जैसे मैं एक छोटा सा उदाहरण देती हूँ। पहली स्टेटमेंट मान लीजिए लिखा हुआ हरित क्रांति 1960 के दशक में आई, और सेकंड स्टेटमेंट आई कि हरित क्रांति भारत में HIV के बीज, कीटनाशक दवाइयाँ और ये रासायनिक खाद का प्रयोग किया गया, इसीलिए कृषि उत्पादन तेजी से बढ़ा, जिसे हरित क्रांति का नाम देते हैं, है ना। तो पहला स्टेटमेंट भी ठीक है, दूसरा स्टेटमेंट भी ठीक है, और सेकंड स्टेटमेंट के कारण हम फर्स्ट को हरित क्रांति नाम से पुकारते हैं। ठीक है ना। तो ये आपका आंसर बन जाएगा, ए और बी कथन दोनों सत्य हैं और बी ए का सही कारण है ना, ये सही रीज़न है। तो आपको ये ढूंढ लेना है दोनों स्टेटमेंट से कि क्या ये करेक्ट है। पहली चीज़, अगर करेक्ट है तो क्या सेकंड स्टेटमेंट रीज़न सही रीज़न है फर्स्ट का, आपने ये ढूंढ लेना है। एक और क्वेश्चन बनते हैं, एक आपको पूरा पैराग्राफ की तरह से, पैराग्राफ ये पहली बार इस तरह का क्वेश्चन दिया हुआ है आपके उसमें सैम्पल पेपर में ही, पैराग्राफ की तरह से कोई स्टेटमेंट दी है, कुछ लाइनें दी हुई हैं, उस लाइन के आधार पर आपसे 3 या 4 प्रश्न पूछे गए हैं, 2 भी पूछे जा सकते हैं, और वो प्रश्न उसी पैराग्राफ में से भी हो सकते हैं और उसी पैराग्राफ में से नहीं भी हो सकते। वो पैराग्राफ सिर्फ आपको इस समझने के लिए एक बेस दे रहा है कि जैसे फॉर एग्जांपल आपके उसमें कई बहुत अच्छे सैम्पल पेपर में बहुत अच्छा उदाहरण दिया हुआ था कि बैंक से लोन, कृषि, इसके बारे में आपको पूरी एक अच्छी सी स्टेटमेंट दी है।
लेकिन उस सिर्फ जो दिया है ना आपको पैराग्राफ, उसका मतलब ये है कि इसके बारे में आपको डीप नॉलेज पहले से होनी चाहिए। जैसे गांव के लोग औपचारिक क्षेत्र से ऋण लेते हैं और अनौपचारिक क्षेत्र से ऋण लेते हैं। औपचारिक क्षेत्र में सहकारी समितियां, बैंक आते हैं। अनौपचारिक क्षेत्र में जमींदार, साहूकार, व्यापारी, ये लोग आते हैं, रिश्तेदार वगैरह। तो उनसे हमें ऋण कैसे मिलता है, उसका कैसे मिलता है औपचारिक से। तो इस तरह की कोई भी स्टेटमेंट आपको दी हुई मिली, जैसे आपके सैंपल पेपर में इसी तरह की कोई स्टेटमेंट दी हुई है, तो आपको उस स्टेटमेंट जो इतनी 4-5 लाइनें दी हैं उनको ध्यान से पढ़ लेना है। और आंसर जो है क्वेश्चन का, हो सकता है ऊपर के आंसर में शामिल हो और हो सकता है वो अलग भी हो। वो आपका एक बेस है, वास्तव में वो आपका एक बेस है ना। जैसे आप हरित क्रांति पे ही बात कर रहे थे, तो लिखा हुआ हो कि 1960 के दशक में हमारे यहाँ ऐसे ऐसे इनका प्रयोग किया गया। पहले पंजाब के किसानों ने इसको यूज़ किया, हरियाणा के, यूपी के कुछ स्थानों ने इनको यूज़ किया, गेहूं के लिए यूज़ किया। कुछ भी स्टेटमेंट्स दिए, तो आपको हरित क्रांति की पूरी नॉलेज होनी चाहिए। तो आप नीचे दिए गए प्रश्नों का जवाब आराम से, एक एक ज़्यादा लाइन नहीं देनी होगी, वो एक लाइन, एक सेंटेंस या एक अक्षर के बारे में कहकर वो क्वेश्चन करेंगे। तो बहुत इजी क्वेश्चन होता है। ठीक है। एक क्वेश्चन 1 नंबर का आता है कि मिलान कीजिए। पिछले साल जो पेपर आया, 2 कॉलम दिए हुए हैं। ठीक है, कॉलम ए, कॉलम बी। अब इनका सम्मिलित कीजिए। सम्मिलित का मतलब होता है कि पहले का उत्तर इन चारों में से कौन सा बना। ठीक है, 4 लाइनें, 4 अक्षर यहाँ लिखे हैं, 4 अक्षर कॉलम 2 में लिखे हैं। पहले ए का आंसर इनमें से कौन सा बना। मान लीजिए आपका उत्तर तीसरा बना, तो आप नीचे अपने आप में लिख लीजिए ए की सेध में फर्स्ट आंसर मेरा क्या है, थर्ड आंसर है। सेकंड का उत्तर मान लीजिए आपका फर्स्ट बना, तो आपने लिख दिया 1। ठीक, आप रफ कॉमन पे ये लिखते चले जाइए। पहला अक्षर आपका 3 बना, सेकंड अक्षर आपका 1 बना, और मान लीजिए उसके बाद आपका अक्षर जो इधर लेफ्ट में है उसका आंसर 4th बनता है, तो आपने 4th लिख दिया। और लास्ट का आंसर मान लीजिए आपका सेकंड बनता है, तो आपने सेकंड लिख दिया। आपका उत्तर बन गया 3, 1, 4, 2। ये आपके 4 ऑप्शन में दिया हुआ मिलेगा, आपने उसको टिक कर देना है। ठीक है, सम्मिलित कीजिए आ जाए। सबसे पहले आपने ये देखना है ए का फर्स्ट वाली चीज, 4 चीजें दी है ना, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, इसका उत्तर कौन सा है इन चारों में से, उसको अपने आप में लिख लीजिए। फिर नेक्स्ट का उत्तर कौन सा बनता है उसको लिख लीजिए, 4th है, फर्स्ट है, जो भी बना आपका। फिर नेक्स्ट के उत्तर कौन सा बना, और ये जो आपके नीचे ऑप्शन दिए मिलेंगे, 4 ऑप्शन होंगे, जो आपका उत्तर बनेगा वो भी एक ऑप्शन होगा, वो देख लीजिएगा। ठीक है, कभी कभी ऐसा भी होता है, ये पूछा होगा कॉलम ए और कॉलम बी को चेक कीजिए कौन सा इसमें सही मिलान है। इसका मतलब कोई एक मिलान, इधर का और इधर की स्टेटमेंट पढ़िए, कोई एक मिलान करेक्ट दिया होगा, सीध में ही दिया होगा। जैसे अभी आपके सैंपल पेपर में क्वेश्चन आया है इस तरह का कि सही मिलान ढूंढिए, सही मिलान ढूंढिए का चुनिए। तो इसका मतलब ये होगा कि ए की सीध का उत्तर करेक्ट है क्या, बी की सीध का उत्तर राइट में करेक्ट है क्या, सी का उत्तर राइट में करेक्ट है क्या, और डी का उत्तर राइट में करेक्ट है क्या। जो राइट में करेक्ट उत्तर है, इधर का आंसर और इधर का आंसर में जो सीध में ठीक आंसर है, वो आपका आंसर बन जाएगा। नीचे आपको ऑप्शन दिया होगा A1, B2, C3, D4। आपका इनमें से जो भी ऑप्शन करेक्ट है, एक ऑप्शन होगा, वो आप उसको आंसर दे दीजिए, उसको चुन लीजिए। तो एक एक नंबर के प्रश्न आएंगे, या तो एक सेंटेंस के होंगे, या आप फिल इन द ब्लैंक्स की तरह से होंगे, सही या गलत वाले क्वेश्चन भी हो सकते हैं, मिलान बनाएं वो भी हो सकते हैं, और स्टेटमेंट में असर्शन, रीज़न ये दिए हुए हो सकते हैं, वो ढूंढने आपको आने चाहिए कि कैसे इसको आंसर ढूंढना है। ठीक है, अब हम आते हैं 3 नंबर, 4 नंबर, 6 नंबर के प्रश्न पे। जो 3 नंबर के प्रश्न आते हैं ना बाबू, उसमें आपको अधिकतर पूछा जाता है 3 पॉइंट में आंसर, अधिकतर।
अगर आपसे 3 चीज़ें पूछी गई, जैसे पूछा गया भारत की गतिहीनता के 3 कारण बताएं, भारत में वैश्वीकरण क्यों अपनाना पड़ा, 3 कारण बताएं, वैश्वीकरण के 3 लाभ बताएं, हरित क्रांति के 3 लाभ बताएं, कोई भी क्वेश्चन 3 नंबर के हिसाब से 3 पूछा गया है, लिखा है 3, तो आपको 3 हेडिंग डालनी है और 3 हेडिंग की व्याख्या करनी है। 4 लिखने की आवश्यकता नहीं है, आपको 3 पूछे गए हैं, वो आपको 3 ही लिखने हैं। ठीक है। आपके पेपर में लिखा भी होता है कि आपके आंसर टू द पॉइंट होने चाहिए और आपके आंसर करेक्ट आंसर होने चाहिए। आंसर शुड बी करेक्ट एंड टू द पॉइंट। कि जितने 3 पूछे हैं तो 3 पॉइंट चेक करेगा, चौथा पॉइंट एग्जामिनर नहीं चेक करेगा, उसकी जरूरत ही नहीं है उसको चेक करने की जब 3 पूछे गए हैं, है ना। अब कोई क्वेश्चन व्याख्या की तरह आया है, जैसे आ गया स्वयं सहायता समूह की व्याख्या करें, होता आपको पूरी व्याख्या करनी होगी, उसने व्याख्या के रूप में कहा है तो व्याख्या करनी होगी। इसी तरह से कुछ ढूंढने का क्वेश्चन आ गया, राजस्व निम्नलिखित में से राजस्व आय कौन सी है, राजस्व व्यय कौन सा है, तो रीजनिंग जरूर दें। सब बच्चे ध्यान दें, आपके इकोनॉमिक्स में ना आपको रीजनिंग पता होनी चाहिए। जैसे पूछा गया कि राजस्व आय में शामिल है या पूंजीगत आय में, पूछा गया विनिवेश, भारत ने इतने 1000 करोड़ रुपए का विनिवेश इस वर्ष किया, इसको सरकार की कौन सी आय में शामिल करेंगे, आपने कहा पूंजीगत आय में शामिल करेंगे। क्यों? क्यों? क्योंकि इससे परिसंपत्तियों में कमी आ जाती है। ये रीजन जरूर लिखें और इसको अंडरलाइन करें, मेन चीज को आप अंडरलाइन कर दीजिए। ठीक है। सिर्फ आपने लिख दिया ना कि पूंजीगत आय में शामिल है, उसका रीजन नहीं लिखा, तो एग्जामिनर नंबर कैसे देगा। उसने कहा है ऊपर निम्नलिखित को चुनिए कि ये राजस्व में है या पूंजीगत में, और सही कारण दीजिए। सही कारण देना है आपको। इसी तरह से क्वेश्चन आता है क्या निम्नलिखित राष्ट्रीय में शामिल होगा कि नहीं, उसके साथ क्या व्यवहार किया जाएगा, निम्नलिखित के साथ राष्ट्रीय की गणना में क्या व्यवहार किया जाएगा, उचित कारण देकर बताएं। कारण तो देना ही है, नहीं भी उसने कहा ना बेटा तो भी आपका कारण जो है उसका नंबर है। इस तरह का कोई क्वेश्चन आता है कि आप इसको कहाँ शामिल करेंगे, किस में शामिल करेंगे, तो आपको रीजन साथ साथ लिखना ही होता है। रीजन के ही अंक होते हैं, कारण के ही नंबर होते हैं। जैसे हम ये नहीं लिख सकते कि हाँ इसको राष्ट्रीय में शामिल किया जाएगा कि नहीं, हाँ हाँ लिख दिया तो आपको 3 नंबर नहीं मिलेंगे। कई बार बच्चे बाहर आके कहते हैं मैडम हमने हाँ लिख दिया, हमारा ठीक है, लेकिन नंबर कट गए, तो कहाँ कट गए, तो वो रीजनिंग के नंबर होते हैं बाबू। तो सब बच्चे ध्यान दें, रीजनिंग ज़रूर दें। ऐसे ही 4 नंबर का प्रश्न आएगा तो आपकी वर्ड लिमिट भी दी हुई है। 3 नंबर के प्रश्न 60 से 80 शब्दों में होते हैं, 4 नंबर का प्रश्न 80 से 100 शब्दों में होगा, और 5 नंबर का प्रश्न जो है वो 100 से 150 शब्दों में होगा। इस बार के सीबीएसई सैंपल पेपर में ये इंस्ट्रक्शन दी हुई है। पहले लिमिट इसकी अलग थी, अब जो लिमिट है वो 60 से 80, 80 से 100 और 100 से 150, ये याद रखना। अब गिनने मत लग जाना 1 2 3 कितने हुए हैं, अंदाजा हो जाता है कि लगभग इतना लिखा है तो 1 पॉइंट हो गया, है ना। 3 पॉइंट पूछे हैं तो लगभग इतना अक्षर बन गया। तो संख्यात्मक प्रश्नों में कोई शब्द सीमा नहीं होती, कोई न्यूमेरिकल आ गया है मान लीजिए, उसमें तो कोई लिमिट नहीं है कि आपका न्यूमेरिकल आपका इतनी सी जगह पर पूरा हो गया, और आपका 6 नंबर का क्वेश्चन आया था, मेरा तो ये इतने शब्द नहीं बने, अब मैं क्या करूं, दोबारा दोबारा लिख देता हूँ। ऐसे नहीं, ऐसे मत कीजिएगा कोई भी बच्चा, कि जितना भी आपका न्यूमेरिकल वाला क्वेश्चन है उसकी वर्ड लिमिट नहीं होती। ठीक है। तो पेपर कैसे करें ये हमने आज बताया। अब मैं एक बात कहना चाहूँगी कि कोई भी बच्चा पेपर में घबराए नहीं, अच्छे से पेपर करें, मन से पेपर करें। आपको समझ आ गया है, बहुत ही बड़ी बात है, समझ आ गया है तो आप लिख ही देंगे ना, और ठीक ही लिखेंगे। अब जैसे छोटा सा एग्जांपल लेती हूँ, हमें 2 का पहाड़ा आता है ना, आप सबको 2 का 10 का 8 का कितने सारे पहाड़े आते हैं ना। जब पहली बार याद किए थे तो हमें लगता था कितनी मुश्किल से 2 का पहाड़ा ऊंचा ऊंचा बोल के टीचर ने याद कराया था, जब उसका मीनिंग भी नहीं पता था हमको, तब भी हम उसको याद कर गए ना। कितने सारे पहाड़े, 25 तक पहाड़े टीचर ने पहली क्लास में याद करा दिए थे और याद हो गए थे। अभी आप उसे कोई कहे 5 का पहाड़ा लिखो, आप 1 सेकंड में 5 का पहाड़ा बिना रुके लिख लेते हैं, लिख लेते हैं ना। क्यों लिख लेते हैं? क्योंकि आपको वो अच्छे से आता है। जब अच्छे से चीज़ आती है ना, और कोई तुम्हें कहे 48 का पहाड़ा लिखो,
तो इट विल टेक टाइम, गुना कर कर के देखेंगे फिर आप 48 का पढ़ा लिख पाएंगे। जो चीज़ें हमें अच्छे से याद होती हैं ना बेटा, उस पर हम हमेशा कॉन्फिडेंट रहते हैं, खुश रहते हैं और फटाफट लिखते चले जाते हैं। तो मेरी आपसे उम्मीद है आप अच्छे से तैयारी करेंगे, अच्छे से पेपर करेंगे, घबराएंगे नहीं। और मैं बार बार कहती हूँ, समझना ज़्यादा ज़रूरी है मार्क्स से, नंबर से ज़्यादा ज़रूरी है समझना। मार्क्स तो अपने आप आ जाएंगे। हम ज्ञान के लिए पढ़ते हैं, हम अपनी नॉलेज के लिए पढ़ते हैं, हम जीवन में अच्छा कुछ करने के लिए पढ़ते हैं, है ना। जब हम पढ़ते हैं तो मार्क्स तो उसके साथ ही आ जाते हैं। जैसे मैं कह रही हूँ ना, 5 का पहाड़ा याद है ही, तो आप गलत थोड़ी लिखेंगे ना, आप ठीक लिखेंगे ना। ठीक इसी तरह से आपको इकोनॉमिक्स के कॉन्सेप्ट क्लियर हैं, तो पेपर में आप ठीक ही लिखेंगे ना, गलत थोड़ी लिखेंगे। तो प्लीज़ आप सब, कोई घबराएगा नहीं, अच्छे से पेपर करेंगे। विश यू ऑल द बेस्ट। अभी अगले वीडियो में हम आपको पेपर भेजेंगे, सैम्पल पेपर इस साल के, पिछले साल के और फाइनल एग्ज़ाम वाला पेपर, और कुछ पेपर जो मेरे पास हैं वो मैं अगले वीडियो से, एक एक वीडियो में आपको आना शुरू हो जाएगा पेपर। ठीक है।